नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए साथियों, जैसा कि हम जो चर्चा कर रहे थे, हम बायोटेक के विषय में बात कर रहे थे और बायोटेक में अपन ने एक जो सेशन है वो अपन ने देख लिया था और उस सेशन में हमने कुछ बातें जान ली थी बायोटेक के विषय में। अब हम आगे चर्चाएं करेंगे बायोटेक के बारे में। सबसे पहले आज का जो सेशन है इसमें अपन जैव प्रौद्योगिकी के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। मोटे तौर पे हमें ये पता होना चाहिए कि जैव प्रौद्योगिकी में कौन कौन से विषय हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगाएंगे जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण, जैव प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण। जैव प्रौद्योगिकी के वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले रेड बायोटेक्नोलॉजी एक शब्द आता है अपने सामने। बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा है जिसे हम कहेंगे रेड बायोटेक। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, रेड बायोटेक्नोलॉजी। साथियों, रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो चिकित्सकीय जो क्षेत्र है इसके अंदर शामिल होती है। यानी आपसे ये पूछे कि रेड बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है ये चिकित्सीय जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो इसमें क्या है सकते हो, चिकित्सकीय जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सकीय चिकित्सकीय जैव प्रौद्योगिकी। रेड बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, चिकित्सकीय जैव प्रौद्योगिकी है, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे जीन इंजीनियरिंग आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इसमें इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें आपका आईवीएफ आ जाएगा, विट्रो फर्टिलाइजेशन भी इसी के अंदर आएगा, क्लोनिंग आ जाएगी इसके अंदर, आ जाएगी क्लोनिंग आ जाएगी इसके अंदर। क्लोनिंग के अलावा इसके अंदर जो है आप डीएनए रिकॉम्बिनेट, ये इसी में आ जाएगा, संयोजी डीएनए, डीएनए कॉम्बिनेट। ठीक है, ये सब किसमें शामिल है, रेड बायोटेक्नोलॉजी में शामिल है। किसमें, रेड बायोटेक्नोलॉजी में। इसी में अगर अपन और देखें तो एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसी में है। थ्री पेरेंट्स बेबी, थ्री पेरेंट्स बेबी, थ्री पेरेंट्स बेबी। इसके अलावा जो है साथियों, इसके अंदर जो है अपना स्टेम सेल, स्टेम सेल वाला पोर्शन भी जो है इसी में आएगा, स्टेम सेल। ये सारे पॉइंट जो है ये रेड बायोटेक्नोलॉजी के हैं। एक क्रिस्पार केस 9 टेक भी है, बाकी उसमें आपको जाने की जरूरत। इसके अलावा एक आपकी ग्रीन बायोटेक, ये नोट कर लो, रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है, तो चिकित्सकीय जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है उस बायोटेक्नोलॉजी को हम रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरा आता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, और ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी हमें पता है कृषि से संबंधित है, तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी कहेंगे इसको। तो नंबर 2 लिखेंगे ग्रीन बायोटेक, ग्रीन बायोटेक। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कृषि जैव प्रौद्योगिकी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी। कृषि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर देखा जाए तो वो आता है जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीवों में बाह्य जीन प्रवेश करवाकर और उनके अंदर, पौधों के अंदर जो है वो रूपांतरण उत्पन्न करना, वो क्या कहलाता है, जीएमओ कहलाता है। इसके अलावा बीटी क्रॉप्स जो बनाते हैं अपन, ये विश्व में भी और भारत में भी बीटी क्रॉप, जैसे बीटी बैंगन है, बीटी कपास है, ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के ही प्रोडक्ट है। साथ में ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो बनाते हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो इसमें अपन कह सकते हैं जैसे जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, जीएमओ के अलावा आप यहाँ पर एक आप कह सकते हो बीटी क्रॉप्स, क्या कह सकते हैं, बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स जो है, ये बीटी क्रॉप्स भी इसी के अंदर शामिल है, क्रॉप्स भी
इसी में शामिल है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक है साथियों ब्लू बायोटेक, और ब्लू बायोटेक जो है वो समुद्री जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित से है। ब्लू बायोटेक, ब्लू बायोटेक ये समुद्री जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है कौन? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मत्स्य उत्पादन वगैरह इनसे बात करेंगे। एक है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी जो औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, कौन सी बायोटेक्नोलॉजी? व्हाइट। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड, यस। तो अगला कौन सा है साथियों? तो अगला जो क्लासिफिकेशन है, इसमें अगला टाइप है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक, व्हाइट बायोटेक। व्हाइट बायोटेक की बात करें तो औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है ये, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे जो है साथियों, ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के क्लासिफिकेशन से वर्गीकृत, ठीक है। नोट कर लो इनको। देखो, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो जीन इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं। तो जीन इंजीनियरिंग में एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या बातें पूछ लेता है? जीन इंजीनियरिंग की हम बात करें, सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है, सिंपली यही प्रश्न सीधा पूछ लेता है कि इसके जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ जीन इंजीनियरिंग। फादर ऑफ जीन इंजीनियरिंग की बात करें तो डॉक्टर पॉल बर्ग जो है वो फादर ऑफ जीन इंजीनियरिंग है। जीन इंजीनियरिंग के फादर डॉक्टर पॉल बर्ग। कौन है? डॉक्टर पॉल बर्ग। जीन इंजीनियरिंग के फादर कौन है साथियों? तो पॉल बर्ग जो है वो इंजीनियरिंग के फादर है, ठीक है। अब इसमें जैसे एक डीएनए होता है, जैसे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज क्या होता है? ये डीएनए लाइगेज दो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, दो डीएनए खंडों को, दो डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम, जोड़ने वाला एंजाइम है, दो डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है। और जब जोड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? इस सिवनीकार कहते हैं, इसे सीलने वाला ना, सिवनीकार, इस सिवनीकार एंजाइम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिवनीकार एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिवनीकार एंजाइम कहते हैं, ध्यान रखना। इसी को डीएनए की सुई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए की सुई भी कहा जाता है, डीएनए की सुई। एक एंजाइम है, वो है, नोट कर लो इसको, एक है रीनी एंजाइम, RENE, का पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोकेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डीएनए का, डीएनए का आणविक चाकू, डीएनए का आणविक चाकू, मॉलिक्यूलर नाइफ, या डीएनए की आणविक कैंची, डीएनए की आणविक कैंची कहते हैं। क्या करता है ये एंजाइम डीएनए को, ये एंजाइम डीएनए को, एंजाइम डीएनए को एक निश्चित स्थान से, एंजाइम डीएनए को एक निश्चित
स्थान से काटता है, तो एक निश्चित स्थान से काटता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आणविक चाकू या आणविक कैंची से कहा जाता है। आणविक चाकू या आणविक कैंची कहते हैं इसको। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये आंतरिक भागों को काटने का काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस होता है। देखो, ये भी दो प्रकार का होता है, डीएनए रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस जिसका नाम है, ये तो क्या करेगा? ये तो आंतरिक भागों को काटेगा। और एक्सोन्यूक्लियस होता तो वो डीएनए के बाह्य भागों को काटता। तो ये एंडोन्यूक्लियस है। ये एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? देखो, रेस्ट्रिक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन एंडो ये एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? एंडो है तो डीएनए आंतरिक सतह को काटेगा, डीएनए की आंतरिक सतह को काटता है या काटने का कार्य करता है। और यही अगर इसका दूसरा प्रकार हम देखते, कौन सा दूसरा प्रकार होता है इसका? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोकेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ये क्या करता है? ये डीएनए की बाह्य सतह को काटता है, बाह्य सतह को काटता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है, ये डीएनए को इस तरह से काटता है। ठीक है, ये काटा गया डीएनए, काटा गया डीएनए पुनः उपयोगी होता है। क्या होता है? पुनः। ठीक है। जबकि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, वो डीएनए को ऐसे खुरदरी तरह से काटता है, इस तरह से काटता है। और इस तरह से काटता है तो ये हो जाएगा खुरदरा डीएनए, खुरदरी डीएनए। और ये पुनः उपयोग में नहीं आती है। यह पुनः उपयोगी नहीं, यह पुनः उपयोगी नहीं। ठीक है, यही फर्क है इसमें कि काटा गया डीएनए से होता है, और जोड़े जाने वाला डीएनए जो होता है इसी तरह से होता है, इस तरह से। ये हो गया जोड़े जाने वाला डीएनए, जाने वाला है। तो इस काटा गया और जोड़ा गया, दोनों काम में आ जाएंगे। के काटने की जो स्थिति है वैसी होती है, और इस एक्सो वाला दोबारा काम नहीं आता। ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी में हमने अलग अलग जो है वर्गीकरण अपन ने देखे, यहाँ पर बातें की अपन ने। यस, अब देखिए कृत्रिम गुणसूत्र, एक होता है प्लाज्मिड। आगे बात करते हैं, अगला एक शब्द आता है हमने, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड क्या होता है साथियों? ये वाहक का कार्य करता है। क्या क्या करता है? यह वाहक का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। एग्जाम्पल में अगर अपन बात करें, R122, ये एक वाहक है। क्या है?
प्लाज्मिड वाहक है। क्या है? प्लाज्मिड वाहक है। का नाम देखें तो पी से प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का मतलब होता है साथियों बोलीवर। आर का मतलब है रोड्रिज। रोड्रिज 122 क्या है? योग संख्या। ठीक है, दोनों क्या है? वाहक प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिज। योग संख्या 322, यानी बोलीवर और रोड्रिज नामक जो वैज्ञानिक थे, बोलीवर और रोड्रिज नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्लाज्मिड पर 322 नंबर के प्रयोग में प्लाज्मिड जो है वो वाहक के रूप में मिला। ठीक है, होता क्या है प्लाज्मिड की बात करें तो ये प्लाज्मिड होता क्या है? ये डीएनए में पाए जाने वाला एक वर्तुल डीएनए है। वर्तुल डीएनए में पाए जाने वाला क्या है? वर्तुल डीएनए। ये सॉरी, ये जीवाणु में पाए जाने वाला वर्तुल डीएनए। ये जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। जीवाणु का ये वाला जो भाग है, कौन सा भाग है? गुण के भाग के भाग है। ठीक है, और ये इसके अंदर एक भाग है गोल, है वर्तुल। क्या है? वर्तुल। यही वर्तुल क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड होता है, जो एक वाहक के रूप में किया जाता है। इसके साथ अन्य जीनों को जोड़कर जो है वो टारगेट सेल तक भेजा जाता है। एक होता है कृत्रिम गुणसूत्र। क्या होता है? कृत्रिम गुणसूत्र। कृत्रिम कृत्रिम गुणसूत्र जो होता है ना साथियों, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाहक डीएनए के बड़े खंडों को, वाहक डीएनए की ये वाहक, कौन सा वाहक? कृत्रिम गुणसूत्र भी एक वाहक है जो डीएनए के बड़े खंडों को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। लिखो, यह भी वाहक है। यह भी वाहक है जो डीएनए के बड़े खंडों को, डीएनए के बड़े खंडों को स्थानांतरित स्थानांतरित करता है। वाहक है जो डीएनए के बड़े खंडों को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। साथ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते प्रकार के प्रकार के। तो कौन सा हो गया? मैक। एक बैक हो गया, मैक या बैक यैक। मैक बैक यैक। मैक जो है ये है मैमल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या है? इसका नाम तो है मैमल मैमल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। मैमल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, मैमल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक हो गया बैक्टीरियल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक हो गया यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोम। 3 प्रकार के क्रोमोसोम है, जो कि स्तनधारियों पर अप्लाई किया जाता है, ये बैक्टीरिया पर अप्लाई किया जाता है, और ये यीस्ट यानी फफूंद पर अप्लाई किया। ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा आनुवंशिक रोगों का जो है वो इलाज किया जाता है। ये बात जरूर ध्यान रखना, नोट कर लो। यहाँ पर मैं आपको नोट लगा के लिखेंगे नोट में। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा आनुवंशिक रोगों आनुवंशिक रोगों का इलाज किया जाता है। आनुवंशिक रोग
का इलाज किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया जाता है? आनुवंशिक रोगों का इलाज किया। देखो यहाँ पर इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन देखेंगे, किसका? इस डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन डायबिटीज के लिए देखेंगे, इंसुलिन के रूप में देखेंगे। तो आप यहाँ हेडिंग लगाएं, इंसुलिन। इंसुलिन हेडिंग लगाएं। देखो इंसुलिन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो जानवर होते हैं, इन जानवरों की चर्बी से निर्मित, ठीक है, होता है कौन? इंसुलिन। किससे निर्मित होता है? जानवरों की चर्बी से निर्मित होता है। इसलिए यहाँ पर एक नैतिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, भाई जानवरों की चर्बी नहीं खाने वाले नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है। ठीक है, इंसुलिन जो होता है इससे क्या बनाते हैं अपन? तो पहले तो इसमें लिखो जानवरों की चर्बी से निर्मित, जानवरों की चर्बी, जानवरों की चर्बी से निर्मित, जानवरों की चर्बी से निर्मित। ठीक है, अब यहाँ नैतिक समस्या आती है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम जो डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी, डीएनए कॉम्बिनेट डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। ठीक है, अब इस डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है? ह्यूमन, और साथ में उपयोग करते हैं इंसुलिन। ह्यूमन के लिए क्या उपयोग करें? इंसुलिन। तो ह्यूमन और इंसुलिन मिलकर हुमुलिन बन जाती है। क्या बन जाती है? हुमुलिन बन जाती है। क्या बन जाती है साथियों? हुमुलिन, HUMLIN होगा ये बन जाती है हुमुलिन। तो यहाँ से HUM, यहाँ लास्ट वाला LIN, तो हुमुलिन यहाँ पर निर्माण हो गया। जीन अभियांत्रिकी जो है